अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो दिस इज़ मोहम्मद हारिस और ये IBA BBA राउंड 1 2018 का पेपर है। तो अब हमारा इरादा क्या है कि हम लोग एक एक पेपर की जैसे 5 वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियोस में 10 सवालात होंगे। जैसे इस वीडियो में क्वेश्चन 1 to 10 होंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर जैसे क्वेश्चन 6 में फंसता है तो वीडियो नंबर 1 देख सकता है राउंड 1 2018 पेपर की, और वो ड्रैग करके वो अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकता है। जैसे वो क्वेश्चन 6 में फंसा है तो क्वेश्चन 6 की सॉल्यूशन देख सकता है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी जिस कॉन्सेप्ट्स पे भी पेपर आ रहे होते हैं, IBA के पेपर्स आ रहे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स तकरीबन हर स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़कर आ चुका होता है। लेकिन जिस चीज़ में फंसता है वो ये है कि IBA के पेपर्स को टैकल किस तरह किया जाए। तो ये पेपर सॉल्व करने का मकसद ही ये है कि बच्चा जब 1 2 3 वीडियो देख लेगा तो उसे ये समझ आ जाएगा कि उसे IBA का पेपर टैकल किस तरह करना है। मतलब किसी सवाल में फंस रहा है तो वो देख सकता है कोई शॉर्टकट टेक्निक के टाइम किस तरह बचेगा, क्वेश्चंस में क्या चीज़ इग्नोर करनी है, क्या चीज़ खातिर में लानी है कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि कोई शॉर्टकट भी समझ आ जाए, टेक्निक भी समझ आ जाए पेपर टैकल करने की IBA के। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Which of the following equations could be an equation for a line perpendicular to the x-axis? तो हमें लाइन ढूंढनी है जो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के। सही है। तो अगर आप नोट करें ये तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ये एक्स एक्सिस होती है। सही है। तो इसके अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊँ तो वो किस तरह होगी कि अगर ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ ये वर्टिकल लाइन, ये सारी इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है। सही है। और इसकी नॉर्मली इन वर्टिकल्स लाइन की इक्वेशन दी हुई किस तरह होती है, जैसे ये जैसे x=1, x=0, x=-1, इस तरह ये मेरी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन एक्सप्रेस करी हुई होती है x= सम पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट्स। सही है। तो मुझे ऑप्शंस में से कौन सा आंसर रेलेवेंट लग रहा है? मेरे हिसाब से आंसर होगा 1B, क्योंकि x=0 इसमें दिया हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछ रहे हैं फॉर हाउ मैनी इंटीजर्स x डज द एक्सप्रेशन x² - 6x <40 होल्ड ट्रू। सही है। इसको भी देख लेते हैं। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी इंटीजर्स, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मुझे नंबर ऑफ इंटीजर्स मालूम करने से ये कि कितने नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो इसको भी पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x², ये रहा x² - 6x < 40 हमने यहाँ लिख लिया। 40 को उस तरफ लिया है तो -40 हो जाएगा। सही है। और 4 10 ज़ा 40 होता है, तो x² - 10x + 4x - 40 ये हो गया। फिर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में x - 10 बचेगा। यहाँ से +4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में अगेन x - 10 आ जाएगा, ये <0, x + 4 और ये x - 10 <0 आ गया। तो मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x= -4 और x= 10। तो मेरी जो x की वैल्यू है वो -4 और 10 के दरमियान होनी चाहिए। -4 और 10 के दरमियान होने का मतलब कि -4 और 10 खुद इंक्लूडेड नहीं है, बाकी उनके बीच इस रेंज में जो भी नंबर्स है वो सारे इंक्लूडेड है, सिवाय ये अपर बाउंड्रीज और लोअर बाउंड्री को छोड़ के, यानी -4 और 10 को छोड़कर। तो -4 से -4 गया तो -3 आ गया, ये -2, ये -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो ये टोटल नंबर्स है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है। तो ये 0 से 9 तक तो 10 नंबर हो गए। सही है। ये सारे 10 नंबर हो गए मैं बोल रहा हूँ। और 11 12 13, तो टोटल 13 इंटीजर्स है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2D। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। Point P is on the circle and has coordinates 10 - 5.
the center of the circle has coordinates -5, -5. If PQ is the diameter of the circle, what are the coordinates of Q? तो मिसाल के तौर पर ये मेरा पॉइंट P है और ये सेंटर है सर्कल का और ये पॉइंट Q है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ पॉइंट P टू Q मेरा डायमीटर है जैसे इसमें बताया हुआ है, सही है, और ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है। तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और C यानी सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, सही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं यूज़ करूँ और मिड पॉइंट निकालूँ तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो देखते हैं वो किस तरह यूज़ करेंगे। तो x का मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ x, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ y। तो x1 में मैं ले लेता हूँ p के कोऑर्डिनेट्स, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 10, x2 q के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, तो ये x2 मैं अननोन ले लेता हूँ और ये अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट, ये -5 जो कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y1 में भी इसी तरह मैं -5 ले लेता हूँ जो कि पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है, और प्लस y2 अननोन ले लेता हूँ क्योंकि ये Q का y कोऑर्डिनेट है, अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ y जो कि -5 हो जाएगा, जो कि सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 प्लस x2 इक्वल्स टू -10 हो जाएगा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो x2 इक्वल्स टू -10, तो x2 इक्वल्स टू -20, और इसी तरह -5 प्लस y2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, -10 जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, और y2 को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो ये -10 और वहाँ जाके ये -5 प्लस 5 बन जाएगा, तो ये y2 मेरा आ जाएगा -5। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स Q के हो जाएंगे -20 और -5, सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। फॉर विच वैल्यूज ऑफ x इज द एक्सप्रेशन 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज अनडिफाइंड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है इस एक्सप्रेशन को, कि अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो तो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे न्यूमरेटर में वैल्यूज़ प्लग इन करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर में देख लूँ, अगर मेरा डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, अगर वो मुझे पता चल जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली उस वजह से एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है। क्योंकि अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो मेरे पास 0 तो आ जाएगा, लेकिन अगर 3 डिवाइडेड बाय 0 करूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड हो जाएगा ये मेरा एक्सप्रेशन, सही है। अगर डिनोमिनेटर में यानी 0 आ रहा है तो मेरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं मेरा डिनोमिनेटर किस वजह से 0 आता है। ये मेरा डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन 1 में जो 3 दी हुई वैल्यू उसको अगर मैं प्लग इन करूँ इस डिनोमिनेटर में, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 3² x की जगह मैं जो ऑप्शन 1 में 3 दिया हुआ है वो प्लग इन कर लूँ, 7 × 3 प्लस 12। अगर ये आप नोट करें तो कोई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0 नहीं आ रहा, तो इससे मेरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं -3 डाल के देख लेता हूँ, चलें, -3² प्लस 7 × -3 प्लस 12, तो ये मेरे पास -3 × -3 9 हो जाएगा, 9 -21 प्लस 12। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 0 आ रहा है, तो मेरी इस वैल्यू की वजह से एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो रहा है -3 की वजह से, सही है। अब मैं 4 भी प्लग इन करके देख लेता हूँ। 4 भी आप प्लग इन करेंगे तो ये देखना आप सारे ऊपर पॉजिटिव नंबर ही है, वैसे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा 4 की वजह से भी। तो ये भी इस वजह से भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा मेरा डिनोमिनेटर। अब मैं आखिरी में -4 दिया हुआ है, तो ये मैं -4 प्लग इन करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं -4 प्लग इन करता हूँ तो -4² प्लस 7 × -4 प्लस 12, तो -4 × -4 16 हो जाएगा, पॉजिटिव 16 -28 प्लस 12, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा। तो इस वजह से भी मेरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो रहा है इन दोनों की वजह से, सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4
या -3 और -4 अगर मैं वैल्यू प्लग इन करूँगा तो मेरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज़ इक्वेशन x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। तो अब पहले इसका हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये मेरा सर्कल है, सही है, और ये सेंटर है सर्कल का। ये एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है ए, ये पॉइंट बी है जो बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री पर है, और एक पॉइंट सी है जो सर्कल के बाहर है, सही है। तो सी और बी तो ये आराम से समझ आ रहा है आपको कि सी और बी का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। लेकिन जो पॉइंट सर्कल के अंदर है, जैसे ए दिया हुआ है, तो उसके दरमियान और सी के दरमियान डिस्टेंस हमेशा रेडियस से कम होगा, सही है। तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, यानी इफ़ इट्स इनसाइड द सर्कल, तो उसके दरमियान और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है रेडियस से कम होगा। और अगर हम लोग चले जाए किसी एक्सटीरियर पॉइंट पे, यानी जो पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है, इसको मैं डी कर देता हूँ क्योंकि सेंटर को मैंने ऑलरेडी सी ले लिया है। तो सी और डी का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ रहा होगा, सही है ना। देख के समझ भी आ रहा है सी और बी मेरा, क्योंकि सी भी मेरा रेडियस है। तो अब दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं। मेरी जो सर्कल की इक्वेशन है वो इस तरह एक्सप्रेस होती है, एक्स माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, सही है। तो इस जनरल फॉर्म को जो इक्वेशन दी हुई क्वेश्चन में उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो माइनस एच मेरा हो जाएगा +5 के बराबर, तो एच मेरा हो जाएगा -5, और माइनस के मेरा बराबर हो जाएगा -1 के, तो मेरा के हो जाएगा +1, सही है। और रेडियस मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है 36, सही है। ये 36 दिया हुआ है ना, ये आर स्क्वायर के बराबर है, तो मेरा आर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 6, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से समरी क्या बनी कि मेरे सेंटर पॉइंट एच और के मेरे सेंटर पॉइंट होते हैं सर्कल के, एच एंड के सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो मेरे सेंटर पॉइंट क्या हो जाएंगे, -5 1, मेरा रेडियस कितना है 6 यूनिट्स, सही है। अब मुझे फाइंड करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट सर्कल के इनसाइड सर्कल के अंदर लाई करता है, सही है। तो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले मैं ऑप्शन ए यूज़ करूं, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला पहले यहाँ डाल देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, होल थिंग गेट्स अंडर-रूटेड। तो फिर यहाँ x2 - x1, तो दूसरे जो मेरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ए में दिए हुए -5 और -4, सही है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे x2 और ये y2 है, और ये मेरा x1 है, और ये y1 है, सही है। ये स्क्वायर है, अंडर रूट उसको ले लेता हूँ। x2 मेरा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x1 मेरा हो जाएगा, x1 भी मेरा -5 है, लेकिन माइनस माइनस होने की वजह से वो +5 हो जाएगा अंदर, तो ये हो गया। y2 मेरा -4 है, और y1 मेरा +1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, दी होल थिंग स्क्वायर। और फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अंडर रूट यहाँ तो 0 आ रहा है, और इसको मैं खोलूँगा तो ये -5 बनेगा अंदर, -5 × -5 25 हो जाएगा, ये +25 यहाँ आ गया, और अंडर रूट 25 हो गया, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, सही है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो मेरे पास ए में पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिए हुए, इसके और सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, जबकि सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस 6 यूनिट्स है। तो ये पॉइंट मेरा सर्कल के अंदर ही लाया करता है, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस रेडियस से कम निकल रहा है, सही है। तो 5A इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। In the xy plane, the point alpha to beta lies on the equation y equals to 2x plus b. The point with coordinates 2 alpha beta lies on the line with the equation y equals to 3x minus b. What is the value of b?
तो अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसमें अननोन है, और अगर आप ऑप्शंस में देखो तो बी मुझे एक्सप्रेस किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में। तो मैं पहले पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा और दोनों इक्वेशंस को अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी पहली इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 2x प्लस बी, सही है। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए वो अल्फ़ा 2 बीटा दिया हुआ है। तो मैं इसमें प्लग इन कर लेता हूँ अल्फ़ा 2 बीटा। तो y की जगह 2 बीटा आ जाएगा और x की जगह अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये मेरी अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में दी हुई है y इक्वल्स टू 3x माइनस बी, और यहाँ मेरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं y की जगह यहाँ बीटा रख लूँगा और x की जगह 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बीटा इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा माइनस बी बन जाएगी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ मैं एक दफ़ा नीचे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बी, बीटा इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा माइनस बी। और इसको अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँ तो यहाँ प्लस और ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ये बी कैंसिल। तो ये 3 बीटा इक्वल्स टू 8 अल्फ़ा ये मेरा आ रहा है, सही है। और इसको मैं बीटा को अगर सब्जेक्ट बना लूँ तो मेरा हो जाएगा 8/3 अल्फ़ा, सही है। तो अब मैं कोई सी भी इक्वेशन 1 या 2 में से यूज़ कर लेता हूँ और बीटा की जगह 8/3 अल्फ़ा यूज़ कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या कि मेरा एक्सप्रेशन सिर्फ अल्फ़ा में बचेगा और बी को सब्जेक्ट बना के मेरा बी आ जाएगा अल्फ़ा के टर्म्स में। तो देख लेते हैं, जैसे मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर लूँ तो 2 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस बी। तो बीटा की जगह अगर मैं डाल दूँ 8/3 अल्फ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 16/3 अल्फ़ा हो जाएगा, सही है। और मैं 2a को उस तरफ ले जाता हूँ तो ये -2 अल्फ़ा हो जाएगा और b सब्जेक्ट बन गया मेरा। तो अगेन 3 यहाँ पे मेरा LCM आ जाएगा, तो 16 अल्फ़ा माइनस 2 3 ज़ा 6 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये अपॉन 3 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो 10/3 अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा आ गया, सही, इक्वल्स टू बी आ गया। तो ये मुझे ऑप्शन 4 तो लग रहा है, सही है। अब इसी तरह मैं दूसरा ऑप्शन देखूँ तो मुझे अल्फ़ा के अलावा बीटा के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया हुआ है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने पहले बीटा को सब्जेक्ट बनाया था, अब मैं अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो अगर मैं अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो मेरा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/8 बीटा हो जाएगा। तो अगेन इसी एक्सप्रेशन में मैं डाल देता हूँ अल्फ़ा की जगह 3/8 बीटा। तो ये 2 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस बी, ये मेरी इक्वेशन है। और 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा की जगह यहाँ मैं 3/8 बीटा डाल देता हूँ प्लस बी। तो ये मेरा 2 बीटा इक्वल्स टू 6/8 बीटा प्लस बी। बी को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 6/8 यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और बीटा यहाँ बी यहाँ सब्जेक्ट बन गया। 8 मेरा LCM है, 2 बीटा माइनस ये हो जाएगा मेरा 16 बीटा माइनस 6 बीटा इक्वल्स अपॉन 8 इक्वल्स टू बी। तो मेरा 10 बीटा अपॉन 8 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो मेरे 2 आंसर हो गए। बी को या तो मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ या इस तरह। तो ऑप्शन 2 और 4 दोनों करेक्ट है, सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4, सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। The ratio between the length and the breadth of a rectangular park is 5:6. If a woman cycling along the boundary of the park at the speed of 33 km per hour completes one round in 20 minutes, then the area of the park in square meter is, सही। तो सबसे पहले तो मैं स्पीड और टाइम को यूज़ करके डिस्टेंस मालूम कर लेता हूँ कि वो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
स्पीड मेरी दी हुई है 33 किलोमीटर पर आवर, और मैं टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा 20/60 लिख के। सही है। मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में, तो मेरा टाइम भी आवर्स के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैं 20/60 कर रहा हूँ। ये रिड्यूस डाउन हो गया 1/3 आ गया यहाँ, और 3 1 ज़ा 3 11 सा। तो वुमेन ने 20 मिनट के अंदर 11 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। सही है। और अगर आप आंसर देखें तो वो स्क्वायर मीटर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो अच्छा ही होगा कि अगर मैं इसको यहीं पर मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर हो जाएंगे। सही है। अब क्वेश्चन में बताया हुआ ये है कि इस तरह लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ भी लेते हैं आप लोग। वुमेन्स, इफ़ अ वुमेन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। सही है। ये लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी पूरी बाउंड्री फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होती है, ये वुमेन यहाँ यूँ चलती गई और यूँ इस वुमेन ने अपना सफ़र ख़त्म किया है यहाँ जाके। सही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी वुमेन ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो इस रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल चारों गिर्द घूमी है इस रेक्टेंगुलर पार्क के, तो उसका डिस्टेंस पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। सही है। इतनी बात क्लियर है। तो पेरीमीटर के लिए क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है इस रेक्टेंगुलर का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सही है। और आप देखें तो लेंथ और ब्रेथ मुझे रेशो में दी हुई है 5:6। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी लेंथ 5x से और मेरी ब्रेथ 6x से रेक्टेंगुलर की। तो मेरा पेरीमीटर, जो कि ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है और लेंथ ब्रेथ मेरी x के टर्म्स में ये है, तो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा 11,000 मीटर, और ये हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर XL की जगह 5x आ जाएगा और B की जगह 6x आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो मेरा 11,000 बराबर हो जाएगा 5 + 6 11x। 11x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 22x यहाँ आ जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, 11,000/22 = 500। ये मेरी x की वैल्यू आ रही है। सही है। तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 × 500 2500, और ब्रेथ क्या हो जाएगी मेरी 6 × 500 विच इज़ 3000। अगर आप नोट करो तो मैंने ऑलरेडी ये पेरीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये मेरी लेंथ और ब्रेथ भी मीटर्स में ही आ रही होगी। अब मुझे मालूम करना है एरिया ऑफ द पार्क इन स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे पार्क का, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ × ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2500 × 3000 = 25 × 375 हो जाएगा, और टोटल ये 3 0, ये 2 0, या 5 0 आ गए। तो मेरा आंसर हो रहा है 7.5 मिलियन विच इज़ सी। अच्छा, आंसर को आप गौर से देखें, सी आंसर है और डी आंसर नहीं है। कहीं आप जल्दी में देख के डी मार्क कर दें, तो आंसर्स गौर से देख लें अगर एक दफ़ा, ऑप्शंस काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 + 2 iota - 8 iota square - 4 iota for iota equals to √-1। तो इसमें आयोटा इक्वल्स टू √-1 दिया हुआ है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के बराबर। और ये जो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 प्लग इन कर देता हूँ और देख लेता हूँ कि ये किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये 3 + 2 iota -8 iota स्क्वायर -4 iota मुझे दिया हुआ है। इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 डाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 iota
8 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाला है, ये जो मैंने यहाँ से निकाला है, और यहाँ पे -4 आ जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 3 + 2 आयोटा माइनस, ये अंदर -8 आ जाएगा, ये -4 आयोटा, ये 3 + 2 आयोटा आ गया यहाँ पे, और ये माइनस इंटू -8 +8 हो जाएगा ये, और ये माइनस इंटू -4i +4i हो जाएगा। तो अगर मैं कॉन्सोनेंट्स को एक तरफ ले जाऊँ तो ये 3 + 8 यहाँ आ गया, और +2 आयोटा +4 आयोटा यहाँ आ गया। तो ये 3 + 8 11 हो जाएगा, और 2 + 4 6 आयोटा हो जाएगा। तो मेरा आंसर है 11 + 6 आयोटा। तो दिस इज़ इक्वल्स टू ए। तो मेरा 8 का आंसर हो जाएगा 8A। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। The volume of a right circular cylinder A is 100 cubic centimeters. What is the volume in cubic centimeter of a right circular cylinder with half of the radius and twice the height of cylinder A? तो इसमें रेडियस हाफ कर दिया और हाइट डबल कर दी। जो मेरा सिलेंडर ए है उसकी वॉल्यूम मुझे ऑलरेडी पता है, वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब मेरे पास दूसरा सिलेंडर है जिसका रेडियस जितना ए का था उसका आधा कर दिया, और हाइट ए जो सिलेंडर ए उसके डबल है। सही है, तो हम देख लेते हैं इसकी वजह से वॉल्यूम पे क्या इम्पेक्ट हो जाएगा। तो मेरा सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² × h = वॉल्यूम। तो सिलेंडर ए के लिए तो πr² h किसके बराबर है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर मैं रेडियस हाफ कर दूं और हाइट को डबल कर दूं तो मेरी उस नए सिलेंडर की वॉल्यूम क्या निकलेगी। तो अब आर की जगह अगर मैं यहाँ हाफ आर ले लूँ क्योंकि मेरी रेडियस आधा हो रहा है, और हाइट की जगह अगर मैं 2h ले लूँ क्योंकि मेरी हाइट डबल हो रही है, तो पाई इंटू हाफ आर दी होल स्क्वायर। सही है, इस आर की जगह मैंने हाफ आर लिख दिया, और इस एच की जगह मैं 2h लिख देता हूँ, और ये मेरा बराबर हो जाएगा 100 के। सॉरी, ये 100 के बराबर नहीं होगा, ये तो मुझे फिगर आउट करनी है नए वॉल्यूम। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, पाई इंटू 1/4r² इंटू 2h। तो ये हो जाएगा πr² h × 2/4 विच इज़ πr² h × 1/2। तो अगर πr² h को आप देखें तो ये मेरा 100 के बराबर यहाँ ऑलरेडी है, तो ये 100 इंटू हाफ हो जाएगा मेरा। तो मेरी नई वॉल्यूम आ जाएगी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर तो हो जाएगा 9B। 9B मेरा आंसर हो जाएगा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता क्या चला कि रेडियस हमने आधा कर दिया तो हाइट डबल कर दी, तो मेरी वॉल्यूम भी आधी हो गई। सही है, अब आ जाते इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 10। If x - 4 × x + 10 is less than or equals to 0, then which of the following describes x? तो ये भी वर्कआउट कर लेते हैं। x - 4 × x + 10 is less than or equals to 0। तो x = 4 आ जाएगी एक वैल्यू, और x = -10। तो -10 और 4 के दरमियान मेरा आंसर होगा, लेकिन -10 और 4 भी इस रेंज में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो लेस देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 का डी। ये मेरा सही आंसर है। अच्छा, इसमें भी गौर करें तो आपको सी और डी तकरीबन सिमिलर लग रहे हैं, तो जल्दी में आप सी नहीं मार्क कीजिएगा, डी ही मार्क करना, क्योंकि डी करेक्ट आंसर है। सी को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फ़र्क है, ये ग्रेटर देन -10 है, तो रेंज में -10 इंक्लूडेड नहीं होगा। मेरा सही आंसर है
डी। सही है। तो ये यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है फर्स्ट पेज पे, तो आपके पास कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।